आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा आज की इस चर्चा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की ये चर्चा है। आज की चर्चा में भारतवर्ष की आज़ादी के बारे में बात करूंगा। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। भारतवर्ष की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हुई। यहाँ पर एक यह बात बता देना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर पूरा भारतवर्ष जितना आज हम देख रहे हैं उतना आज़ाद नहीं हुआ था। जितना भूभाग क्षेत्र ब्रिटिश रूल के अंतर्गत था या जो भारतीय कॉलोनी थी ब्रिटिश रूल के अंतर्गत, उतना ही क्षेत्र आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। और ये दो भागों में बट गया। जब अंग्रेज़ यहाँ से गए तो दो भागों में बांट गए। एक भाग पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को यानी 14 अगस्त 1947 को फ्रीडम दे दी गई, जबकि इंडिया को 15 अगस्त 1947 को फ्रीडम दी गई। इसमें गोवा का क्षेत्र और पांडुचेरी का क्षेत्र शामिल नहीं था, क्योंकि गोवा में पुर्तगाली लोग शासन कर रहे थे और पांडुचेरी में फ्रांस के लोग शासन कर रहे थे। तो इन्होंने उस समय आज़ादी नहीं दी और अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी ये गोवा और पांडुचेरी में शासन करते रहे। सरकार का काफ़ी जब दबाव पड़ा और भारतवर्ष की मिलिट्री ने आग दिखाई, तब जाकर के पुर्तगालियों ने 19 दिसंबर 1961 को इन्होंने गोवा को सौंपा भारतवर्ष के अधीन। और इसी प्रकार फ्रांस की सरकार ने यानी फ्रांसीसियों ने 16 अगस्त 1962 यानी 16 अगस्त 1962 को पांडिचेरी को भारतवर्ष को दिया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारतवर्ष की आज़ादी में 3 तिथियां अलग अलग पृथक दिखाई दे रही हैं। अब भारतवर्ष की जैसी आज़ादी मिली तो ये हम सभी को मालूम है कि भारतवर्ष लगभग 1000 वर्ष या 1100-1200 वर्षों तक इसने गुलामी झेली है। और भारतवर्ष में उत्तर पश्चिम, उत्तर और चाइना साइड से समय समय पर ये आक्रमण झेलता रहा है और भारतवर्ष में काफ़ी असहजस्ती होती रही है और भारतवर्ष ने एक लंबी गुलामी झेली है। और इस गुलामी में केवल एक देश नहीं, एक क्षेत्र नहीं, कई शासक, कई देशों के लोग आते रहे। कभी मध्य एशिया से आते हैं तो कभी अफ़गानिस्तान साइड से आते हैं और फिर कभी पुर्तगाली आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, मंगोलियन आते हैं। यानी जिसने भारत को कमज़ोर समझा उसने भारतवर्ष पर आक्रमण किया और समय समय पर जम करके लूटा। ऐसे अवसर पर यह तो नहीं कहा जा सकता कि कोई भारतवर्ष में लूटने आया हो और हम उसे या उसकी परिपाटी में किसी शासक को द ग्रेट कहें। यह तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय लोग किसी की टेरिटरी में लूटने नहीं गए। भारतवर्ष में किसी भी तरीके से लूटा गया, हराया गया, तो ये चीज़ ठीक नहीं है, ये निंदनीय चीज़ है। और आगे आने वाली जो फोर्थ कमिंग जनरेशन है, पीढ़ियाँ हैं, वो तो उनको कोसती रहेंगी, क्योंकि अटैक को तो कोई अच्छा नहीं कहेगा। अब इसके बाद में एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर कौन सा कारण रहा कि हम लगभग 1000 वर्ष तक लगातार हारते गए, लोग हमको लगातार हारते गए। कारण ये था कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में जो राजतंत्र थे, तो राजतंत्र में इतना घमंड था और इतने वो अनेक थे कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही अपनी सारी शक्ति बर्बाद किया करते थे। और यहाँ तक कभी कभी तो ऐसा होता था कि मौका मिलने पर वो बाहरी आक्रमणकारियों को आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भी दिया करते थे। ऐसा उल्लेख मिलता है। तो जब ऐसा उल्लेख मिलेगा और ऐसा है तो विदेशियों को आक्रमण करना आसान हो जाएगा और आकर के वो काफ़ी समय तक
भारतवर्ष में यहाँ उन्होंने लूटा, अपने हिसाब से राज्य किया। अब इसके बाद जब मुग़ल काल का पतन होता है, मुग़ल काल के पतन के बाद जैसे ये आधुनिक काल में अंग्रेज़ों का आगमन होता है, तो अंग्रेज़ों ने जुर्म की इंतहा कर दी और अंग्रेज़ों ने तरीके से जुर्म ढाए और उन्होंने हिंदू राज्यों को भी तहस नहस किया, उसने मुस्लिम को भी तहस नहस किया और उसने सबको उसने काफ़ी कुछ किया। और एक ही और बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिमों को हुई, क्योंकि अंग्रेज़ों का सीधा जो टक्कर था वो मुस्लिम शासकों से हुआ, मुग़ल काल के शासकों से हुआ। तो मुग़ल काल के शासक थे, नवाब थे, लोग थे, सैनिक थे, ज़्यादा मारे गए और उसमें पूरे देश के भी लोग थे, सभी जातियों धर्मों के थे। तो मुग़ल बादशाहों के अंडर में वो भी लड़े और उन्होंने भी काफ़ी किया, संघर्ष किया। अब यहाँ एक स्थिति ये आ जाती है कि एक ऐसा दौर आया कि जब ये आज़ादी का आंदोलन चला तो इसमें हिंदू मुसलमान एक हो गए, इनको एक होना पड़ा, क्योंकि दोनों को ये पता हो गया था कि यदि हम एक नहीं होंगे तो हम ब्रिटिश को यहाँ से भगा नहीं सकते हैं, ब्रिटिश को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए दोनों को एक होना पड़ा और दोनों ने साथ मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, तमाम प्रकार की लड़ाई लड़ी गई, लिबरल होकर के भी लड़े, उदारवादी भी हुए और उनको मारने पर उतारू हो गए, क्रांतिकारी भी हुए। और कुल मिलाकर के महात्मा गांधी के आगमन के बाद में एक लगातार पूरे देश भर में चला, आंदोलन चला। अंग्रेज़ों ने दमन चक्र किया, इस दमन चक्र को सहने में कुछ लोगों ने त्याग किया, कुछ लोगों ने त्याग के आगे बलिदान दिया और कुछ लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। ये तीनों ही चीज़ें अलग अलग पृथक हैं। कुछ लोगों ने अपने जज्बे से किया, कुछ लोगों ने अपनी संपत्ति, कुछ लोगों ने अपने सेवाएं दी और कुछ लोगों ने जिससे जो हो सका सभी ने देश की आज़ादी में बढ़ चढ़ के भाग लिया और सभी लोगों ने कुछ न कुछ दिया। यही कारण है कि आज की पीढ़ी कहती है कि देश की आज़ादी में हमारा भी योगदान रहा है, हमारे पूर्वजों का योगदान रहा है, इसलिए हमें भी इस देश में फ्री और फ्रीडम और आराम से चैन से हमें रहने का अधिकार है। फ्रीडम मीन्स विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे भी चैन से रहने का अधिकार है। तो अब एक बड़ी ये बात आती है कि भारतवर्ष में लगातार लोगों की निगाहें इतने वर्ष रहीं, तो अगर इतने वर्ष निगाहें रहीं तो क्या अभी नहीं रहेंगी? निगाहें तो रहेंगी। भारतवर्ष को जीतने के लिए आज भी वो शक्तियाँ जो पहले कभी आक्रमणकारी थीं, वो आज भी शक्तियाँ भारतवर्ष को जीतने के लिए निगाह लगाए बैठी हैं। केवल उनका बस नहीं चल रहा है। अगर उनका बस चले तुरंत आक्रमण करके तुरंत वो जीत लें, वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे भारतवर्ष का पश्चिमी क्षेत्र हो, चाहे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो, चाहे उत्तर हो या चाहे चाइना साइड हो, ये क्षेत्र। और दूसरी बात कि न केवल ये क्षेत्र बल्कि भारतवर्ष का जो हमारा इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन साइड से भी अटैक हो सकता है। इसलिए ये हमारी ड्यूटी है कि हम एज ए नेशन और एज एक व्यक्ति अवेयर रहें और अपने राष्ट्र की आज़ादी और अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए हम सब एक रहें। हमें आज की जो भारतवर्ष की स्थितियां हैं, ना धार्मिक झगड़े की ज़रूरत है, ना जाति में ऊंच नीच की ज़रूरत है। हम सब लोग मिल करके, यूनाइटेड हो करके, अनुशासन में रह करके और एक ताकत बन करके आज हमारे सामने विश्व की जो शक्तियां हैं और जो भारतवर्ष को चैलेंज दे रही हैं, भारतवर्ष की फ्रीडम को, भारतवर्ष की सॉवरेंटी को, उससे हमको सभी लोगों को लड़ने की ज़रूरत है। और वो लड़ने की ज़रूरत कौन सी आएगी? वो किसी एक व्यक्ति की सुप्रीम अथॉरिटी, एक व्यक्ति की चालाकी, एक व्यक्ति की उससे नहीं होगा, ये सब मिलके ही होगा। और वो जज्बा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आज़ादी, इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय जो एकता थी, वो जो फीलिंग थी और जिस फीलिंग को बनाए रखने के लिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बताया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनके अंतर्गत जो बताया गया है कि हम भारतीय जब आज़ादी चल रही थी, लड़ाई चल रही थी,
तो उस समय जो फीलिंग, एकता की फीलिंग थी, उस फीलिंग को बनाए रखना हम सभी के दायित्व है। तो इस प्रकार की फीलिंग रहने से ये रहेगा कि हम सभी एक रहेंगे, भविष्य के लोग एक रहेंगे। तो जब हम एक रहेंगे तभी हम अपनी पूरी शक्ति को यूनाइट होकर के हम किसी चैलेंज को स्वीकार करेंगे। आज हमारे समक्ष कई चैलेंज हैं, केवल देश की आज़ादी की चैलेंज नहीं है, देश की कूटनीति की भी ज़रूरत है, उत्पादन की भी ज़रूरत है, लोगों के स्वास्थ्य की ज़रूरत है और लोगों के भविष्य की भी ज़रूरत है। ये हमारी ज़रूरत है। और ये यूनिटी एंड फ्रीडम, ये फ्रीडम एंड यूनिटी दोनों को एक से जोड़ के देखा जा सकता है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि हमारी आज़ादी कब तक अक्षुण्ण है, हमारी आज़ादी कब तक एक है। ये कल्पना हम कर रहे हैं, कल्पना कब तक रहेगी। फ्यूचर ऑफ आवर फ्रीडम तभी सुरक्षित रह सकता है, वी आर यूनाइटेड एज ए नेशन, वी आर फ्री। अगर हम एक राष्ट्र की तरह एक हैं तो हम फ्री हैं, यानी हम आज़ाद हैं, वी आर सॉवरेन, हम आज़ाद रहेंगे। इफ़ वी लूज अवर यूनिटी, यदि हम अपनी एकता को ख़त्म करते हैं, वी विल लूज अवर फ्रीडम एज ए नेशन, तो हम अपने राष्ट्र की फ्रीडम को खो देंगे। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम सभी लोग मिल करके और एक रहें। और आप ये एक बात गांठ बांध के मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप किसी व्यक्ति या ग्रुप को धर्म के आधार पर प्रताड़ित करता है, किसी के धर्म का झंडा जलाता है, किसी को जात के अनुसार बेइज्जती करता है, ऑन द ग्राउंड डिस्क्रिमिनेट करता है, तो दिलों में दूरी क्रिएट करता है। और ये दिलों की जो दूरी क्रिएट होती है, ये मानसिक दूरी क्रिएट होती है, तो ये फिजिकल दूरी क्रिएट होती है। तो ये दिलों की दूरी क्रिएट ना हो, फिजिकल दूरी क्रिएट ना हो, हम सब एक कानून से बने रहें। और ये भी प्रयास करना चाहिए कि देश में जितने हमारे लोग हैं उन सभी लोगों के लिए कम से कम एटलीस्ट रोटी, कपड़ा और मकान तो अवश्य सुनिश्चित होना ही चाहिए। आज की हमारी चर्चा का यही इतना एक उद्देश्य था कि सभी लोग इस बात को समझें और एज ए राष्ट्र अपने आप को समर्पित करें। और राष्ट्र में कहीं फ्रीडम आपकी कर्टेल होगी, कहीं आपकी आज़ादी कुछ कम होगी, तो कहीं आपकी सुरक्षा आपको ज़्यादा मिलेगी। और ये इतिहास में भी देखा गया है कि देश का जो राजतंत्र, जब तक राजतंत्र रहा, वो अपनी खुद रक्षा नहीं कर पाए, ना अपने राज्य की, ना अपने सिपाहियों की, ना अपने लोगों की। अब आज जब हम सब लोग एक हुए हैं तब जाकर कहीं से हम लोग सुरक्षित हो पा रहे हैं। इसलिए ये हमारी एकता ही हमारे राष्ट्र के भविष्य का जो आज़ादी है उसका मूल मंत्र है। हमारी आज़ादी अक्षुण्ण बनी रहे। आज़ादी में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके कंट्रीब्यूशन को हम लोग याद करते रहें, उनको नमन करते रहें और आपस में हम सब लोग एक बने रहें। और इस प्रकार की शिक्षाएँ प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और यहाँ तक कि ये जो हमारे पॉलिटिकल दल हैं, सोशल दल हैं, रिलीजियस दल हैं, इनको भी ये बात बताने की ज़रूरत है कि हमारा राष्ट्र से बड़ा कोई कानून नहीं हो सकता है। हमारे राष्ट्र के कानून से कोई कानून नहीं हो सकता है। और राष्ट्र का ऐसा कानून जहाँ सबका साथ हो, सबका विकास हो और सभी के लिए फ्रीडम हो। इन्हीं बातों के साथ आज की मैं चर्चा को विराम देता हूँ। और आप सभी लोगों ने आज की चर्चा को सुना या सुनेंगे, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।